Hi everyone. We are going to discuss about menstrual cycle today. Let's see the introduction. It is a series of events that takes place every month in the ovaries and uterine walls of a female. A series of events that takes place every month. It's taking place every month in the ovaries and uterine walls of a female during the childbearing period. During the childbearing period means from the starting of menstruation till the end of menstruation. The menstruation starts at puberty and ends by menopause. तो इस चाइल्ड बियरिंग पीरियड के दौरान एक फ़ीमेल के ओवरीज और यूट्रस के दीवारों पे एक साइकिल ऑफ इवेंट्स या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स लगातार हर महीने होते हैं. उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्के and ends at menopause. Menarche is puberty. The first menstruation is called the menarche and ends at menopause. The menstrual cycle starts from menarche and ends at menopause. Okay, and a normal menstrual cycle ranges from 26 to 30 days. Uh, an average of 1 month. An average menstrual cycle is of 28 days. एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ माना जाता है. ये नॉर्मली 26 to 30 डेज का हो सकता है. ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल दे विल बी चेंजेस इन द ओवरीज एज वेल एज इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. इसके दौरान ओवरीज में भी चेंजेस होंगे और यूट्रस के दीवारों पे भी चेंजेस देखने को मिल सकता है. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स. उसमें एक है हाइपोथैलेमस के हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन्स. Hypothalamic and pituitary hormones. It influenced by levels of hypothalamic and pituitary hormones. And the hypothalamus secrete luteinizing hormone, releasing hormone. So hypothalamus के द्वारा एक हार्मोन सेक्रेट होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. इन शॉर्ट LHRH हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होगा. और ये LHRH दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को वो LHRH स्टिमुलेट करेंगे टू सेक्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज LH. तो वो हाइपोथैलेमस द्वारा LHRH सेक्रीट करेंगे. ये LHRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हुए FSH और LH सेक्रीट करते हैं. ओके, अब देखते हैं उसके फेसेस के बारे में. तो फेसेस में है 3 फेसेस है. मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस सच एज menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. Menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. ये menstrual phase और proliferative phase together हम follicular phase भी कहा जा सकता है. follicular phase और सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जा सकता है. ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज. मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज दोनों टुगेदर, दोनों साथ में फोलिकुलर फेज भी कहा जा सकता है. तो ये आप देख सकते हैं. एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे 1 and ends at 28 days, and this is the middle of the cycle that is on 14th day. And the cycle from the 0 day or the first day till here is menstrual phase. Then next is proliferative phase till here, menstrual phase plus proliferative phase. Menstrual phase plus proliferative phase is also called follicular phase. And the next is from 14 days till 28 days is secretory phase, or that can be called a luteal phase also. Luteal phase. So menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. The same secretory phase can be called as luteal phase. Then menstrual phase and proliferative phase together can be called follicular phase. Menstrual phase और proliferative phase को साथ में फॉलिकुलर फेज कहा जा सकता है और सेक्रेटरी फेज को लूटियल फेज भी कहा जा सकता है. ओके,
तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ के बारे में। तो फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में ये दिस यूजुअली लास्ट फॉर 4 days। तो 4 दिन का रहता है, 4 to 5 days, नंबर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से नंबर किया जाएगा। तो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एंड इफ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स में कमी आएगा, लेवल्स कम होंगे अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो जब वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की लेवल्स है जब कम होगा तो दे विल बी डिजेनरेशन ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के सबसे अंदर की जो लेयर है उसको फंक्शनल लेयर कहते हैं। एंडोमेट्रियम में 2 लेयर्स है, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। इसके जो फंक्शनल लेयर है जो बेसल लेयर के ऊपर रहते हैं, तो ये फंक्शनल लेयर डिजेनरेट होने लगेगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एंड ईस्ट्रोजन, एंड इनके अभाव में ये डिजेनरेट होगा। जब ये डिजेनरेट होगा द डिजेनरेटेड एंडोमेट्रियम कम्स आउट एज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। सो डिजेनरेटेड एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, उस फ्लूइड में है डिजेनरेटेड एंडोमेट्रियल सेल्स। एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हुआ था, वो डिजेनरेटेड सेल्स भी उसके साथ आएंगे और एंडोमेट्रियम सेक्रीशंस, एंडोमेट्रियम के उस अंदर के जो सेक्रीशंस है वो भी बाहर आ जाएंगे। फिर है ब्लड फ्रॉम द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। रप्चर हुआ ब्लड वेसल्स है, क्योंकि एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो गया और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स था वो भी रप्चर हुआ, तो उसके साथ ब्लड भी आएंगे। एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी बाहर आएंगे। अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ था, जो यूट्रस में था, तो वो भी बाहर आ जाएगा। ओके, द लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। सो यहाँ पे इसलिए ये सब हुआ था क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम था। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से एंटी रिपिट्यूटरी की एक्टिविटी या एंटी रिपिट्यूटरी स्टिमुलेट हो रहा है। सो एंटी रिपिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा तो एंटी रिपिट्यूटरी एफएसएच रिलीज़ करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने की वजह से दे विल बी इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एफएसएच। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। अब क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ था उसके वजह से एंटी रिपिट्यूटरी अब स्टिमुलेट हो रहा है, उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो एंटी रिपिट्यूटरी से एफएसएच सेक्रीट होगा और एफएसएच की लेवल ब्लड में बढ़ेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स बढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेटिव फेज में ये लगभग 10 दिन का है। एंड जो हम यहाँ पे डिस्कस किया था, ये एफएसएच बढ़ गया था। अब इंक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच स्टिमुलेट्स द मेचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के मेचुरेशन में वो मदद करेंगे। तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, फॉलिकल के मेचुरेशन में मदद करेंगे। एंड दैट इन द फॉलिकल लाइनिंग सेल्स द्वारा ईस्ट्रोजन सेक्रीट करते हैं, तो ईस्ट्रोजन के लेवल से बढ़ने लगेगा। एफएसएच है, एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल के मेचुरेशन होंगे और फॉलिकल लाइनिंग सेल्स द्वारा ईस्ट्रोजन भी रिलीज करेंगे, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ने लगेगा। The increased levels of estrogen stimulate the proliferation of the cells of the functional layer। ये फंक्शनल लेयर के जो सेल्स हैं उसका प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम के जो फंक्शनल लेयर है जो झड़ गया था, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर आ गया था, तो वहीं पे उस लेयर के जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होगा। बेसल सेल्स है, वो सेल्स मल्टीप्लाई होकर फंक्शनल लेयर फिर दोबारा बनने लगेगा। तो इंक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। और अब एंडोमेट्रियम थिक होने लगेगा। द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू बिकम थिक। एंड वो थिक इसलिए होता है, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म के साथ मिलने के बाद जो जाइगोट बनेगा, तो वो फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब एंडोमेट्रियम बिकम्स रिच इन ब्लड सप्लाई।
वो बहुत ब्लड वेसल्स बनेगा वहाँ पे, और ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगा, और म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी उसके अंदर बनेगा, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जो म्यूकस सेक्रेट कर सकता है। और द प्रोलिफरेटिव फेज एंड्स बाय द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जैसे ओवम रिलीज होता है तो तब तक है ये प्रोलिफरेटिव फेज। जैसे फोर्थ डे तक, 1 to 4th डे मेंस्ट्रुअल फेज था, उसके बाद फोर्थ डे से लेके 14 डे तक, लगभग 10 दिन ये प्रोलिफरेटिव फेज था। और 4 + 10 14 डेज हुआ। अब 14 डेज में 14th डे में ओवम का रिलीज होता है ओवरी से। तो प्रोलिफरेटिव फेज एंड्स बाय द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। जो ओवम रिलीज होने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद क्या होगा? आफ्टर ओवुलेशन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द फोलिकल डिक्रीसेस। ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएंगे। जो फॉलिकल से जो रिलीज हो रहा था, फॉलिकल लाइनिंग सेल से, वो कम हो जाएंगे, ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। आप देख सकता है यहाँ पे ये ओवेरियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये कम्प्लीटली मैच्योर हुआ। फिर उसके बाद ये रप्चर हो गया और ओवम रिलीज़ कर दिया, ओवम रिलीज़ हो गया। ओके, ये ओवम रिलीज़ हो रहा है ओवुलेशन के थ्रू प्रोसेस है ओवुलेशन, और 14th डे हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद ईस्ट्रोजन के लेवल से आप यहाँ पे ईस्ट्रोजन देख सकता है, ईस्ट्रोजन आगे 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 ये बढ़ गया था। अब उसके बाद ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। ओके, ओके, अब नेक्स्ट फेज है सेक्रेटरी फेज, द लास्ट फेज, सेक्रेटरी फेज, या ल्यूटियल फेज भी कह सकता है। ल्यूटियल फेज, LUTEAL, luteal phase. Okay, the phase lasts for 14 days. तो वहाँ फर्स्ट डे से लेके 28 डेज तक है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बीच में 14th डे ओवुलेशन हो रहा है, और फर्स्ट 4 डेज मेंस्ट्रुअल फेज था, और उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज, और 14th डे ओवुलेशन हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज वहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से 14 डे से लेके 28 डेज तक सेक्रेटरी फेज है। तो वो 14 से लेके 28 डेज तक, वो लगभग 14 डेज, 14 दिन सेक्रेटरी फेज होगा। एंड दिस फेज ऑकर्स आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद हो रहा है ये फेज। एंड फोलिकल लाइनिंग सेल्स डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये ओवुलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, उसके बाद के जो फोलिकल के बाहर के जो सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, it becomes corpus luteum, and this corpus luteum produces progesterone. So इस corpus luteum द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ओवम रिलीज हुआ 14th डे को। फिर उसके बाद ये है कॉर्पस लूटियम, ये कॉर्पस लूटियम बन जा रहा है, ये कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट करेंगे। ओके, एंड इस प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से एंडोमेट्रियम बिकम्स एडिमेटस। एडिमेटस मीन थिक, और थिक हो जा रहा है, एडिमा, एडिमेटस हो रहा है। दे विल बी इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ वाटरी म्यूकस। तो उसके साथ साथ ये वाटरी म्यूकस के सेक्रेशन होगा, जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स एंडोमेट्रियम में, जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स हमने डिस्कस किया था, तो उनके द्वारा जो म्यूकस सेक्रेट होने लगेगा। ऑल्सो देर विल बी इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ वाटरी म्यूकस फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब्स एंड द सर्वाइकल ग्लैंड। सर्विक्स में, यूट्रस के सर्विक्स के जो ग्लैंड्स हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स, और यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर से भी ये वाटरी म्यूकस के सेक्रेशन है वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये सेक्रेटरी फेज इसलिए कह रहा है क्योंकि there will be increase in this secretion of watery mucus from the secretory glands of the endometrium, plus there will be increase in the secretion of watery mucus from the mucosa of the uterine tubes, plus cervical glands. There will be increase in the secretions. These secretions will assist in the movement of spermatozoa. This is helping in the movement of spermatozoa. Spermatozoa will enter through the vagina into the uterine cavity. From the uterine cavity, it enters the uterine tube. It moves through the uterine tube.
and in the uterine tube it meets with an ovum. So fertilization takes place within the uterine tube. Uterine tube के अंदर वो fertilization होगा. Fertilization takes place within the uterine tube. वहाँ पे वो ओवम के साथ मिलेंगे और जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा. अब ओवम रिलीज्ड आफ्टर द ओवुलेशन इज केपेबल. जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्राइन ट्यूब है, जो दोनों साइड में यूट्राइन ट्यूब के यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे फिम्ब्रिया कहते हैं. ये यूट्रस से अटैच्ड ओवरी है और ओवरी से ओवम रिलीज हुआ था. उस ओवम को फिम्ब्रिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है यूट्राइन ट्यूब के, वो उसको कैच करते हैं और इसके अंदर यूट्राइन ट्यूब के अंदर ओवम और स्पर्मेटोजोवा मिलेगा. तो जहाँ पे ये वजेना है, वजेना से स्पर्मेटोजोवा ये अंदर आ गया, स्पर्मेटोजोवा यूट्राइन कैविटी के अंदर से वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर आया. तो वहाँ पे वो फ्यूशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेंगे. फिर से वो जाइगोट वापस आके यूट्रस कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर चिपक जाता है. वहाँ पे वो डेवलप होता है इनटू अ फीटस. Okay, the ovum released after the ovulation is capable of fertilization for about 8 hours. तो ओवम जैसे ओवरी से रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा, उसके 8 घंटे के अंदर ही अगर स्पर्मेटोजोवा को मिलते हैं तब वो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं. उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे, वो उसके केपेबल नहीं होंगे. और स्पर्मेटोजोवा deposited in the vagina is capable of fertilization for about 24 hours. So 24 आवर्स के अंदर अगर ओवम से मिलते हैं तभी वो फ्यूशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा. ओके, तो स्पर्मेटोजोवा deposited in the vagina is capable of fertilization for about 24 hours. एंड इफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोवा मीट्स एट दिस इंटरवल, इसी इंटरवल के दौरान स्पर्मेटोजोवा एंड ओवा मीट करते हैं तो कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. एंड इफ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम फिर से डिजेनरेट होगा. वो डिजेनरेट इसलिए हो रहा है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स डाउन होगा. अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल से वो बना रहेगा. अगर नहीं है तो उसके लेवल डाउन होगा. तो जब उसके लेवल डाउन होगा तो एंडोमेट्रियम सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होगा, तो फंक्शनल लेयर डिजेनरेट होगा. एंड द मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स एंड अ न्यू साइकिल बिगिंस. मेंस्ट्रुएशन होगा और नया साइकिल स्टार्ट होगा. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंस्ट्रुअल फेज है फर्स्ट वन, जहाँ पे द ब्लीडिंग ऑकर्स. उसके बाद ये द नेक्स्ट फेज़ है, तो 14 डेज तक ये प्रोलिफरेटिव फेज़ है, जहाँ पे एंडोमेट्रियम में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स की, प्रोलिफरेटिव फेज़. उसके बाद सेक्रेटरी फेज़ है, यहाँ 14 डे से लेके 28 डे तक ये एंडोमेट्रियम एडिमेटस हो रहा है और थिक हो रहा है, स्पॉन्जी हो रहा है और ब्लड सप्लाई बढ़ ऑलरेडी यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज में बढ़ा था तो ब्लड सप्लाई और बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं. और उसके साथ साथ ये जो ग्लैंड्स हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड, सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, उसमें से सेक्रीशंस बढ़ जाते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर और प्लस यूट्राइन ट्यूब में, और सर्विकल सेक्रेशंस ये सब बढ़ जाते हैं. और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये एंडोमेट्रियम सस्टेन करेंगे, यही एंडोमेट्रियम वो लास्ट करेगा. अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल से, यहाँ पे आप देख सकता है ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स, ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी कम हो रहा है. और ये था प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो 14 डे के बाद बढ़ गया था, वो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा जो सेक्रीट करते हैं, तो वो भी नीचे आ रहा है. जब इनकी दोनों के जो लेवल्स है जब डाउन होगा तो अगेन द मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा. ये फेज फिर से रिपीट होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सेक्रेटरी फेज. ये फेज, ये साइकिल ऑफ इवेंट्स वो रिपीट होते रहेंगे. ओके, आई होप यू ऑल गॉट माय पॉइंट्स. ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन डिस्कस किया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के होता है ये सब डिस्कस किया.
और वो जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है उनके बारे में डिस्कस किया। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फेजेस डिस्कस किया, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, वो डायग्राम भी डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में द ब्लीडिंग ऑकर्स, देन उसके बाद ये एंडोमेट्रियम थिक होने लगता है और एंडोमेट्रियम एडिमेटस होगा, स्पॉन्जी होगा, ये यहाँ पे आप देख सकता है स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम है। फिर उसके बाद फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फर्स्ट फेज फिर से होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। ओके, तो मेंस्ट्रुअल फेज डिस्कस किया, वो 4 दिन का रहता है और ये तब होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स है यहाँ पे डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम झड़ जाता है। ओके, और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से एंटी जो पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट हो जा रहा है और एफएसएच सेक्रीट होगा, एफएसएच रिलीज होगा, एफएसएच की लेवल बढ़ेगा, एफएसएच के लेवल बढ़ने पे ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगा, साथ में ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ने लगेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से प्रोलिफरेशन होगा, सेल्स फंक्शन लेयर के सेल्स है वो मल्टीप्लाई होगा और एंडोमेट्रियम थिक होने लगेगा, मोटे होंगे और ब्लड सप्लाई बढ़ेगा और ओवम को, फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ओके, देन सेक्रेटरी फेज, इस सेक्रेटरी फेज में जो ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट होने पे एंडोमेट्रियम एडिमेटस होने लगता है, एडिमेटस और स्पॉन्जी हो जाते हैं और साथ साथ वाटरी म्यूकस के सेक्रेशन भी बढ़ जाता है। वाटरी म्यूकस सेक्रेशन तो उसके अंदर से आराम से स्पर्मेटोजोआ, ओवा और जाइगोट के मूवमेंट में मदद करेंगे। और ये सब हमने डिस्कस किया था। ओवा रिलीज़ होने के 8 घंटे के अंदर ही वो फर्टिलाइजेशन की केपेबल है और स्पर्मेटोजोआ 24 घंटे तक केपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी दौरान अगर मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेंगे और जाइगोट फिर जाके यूट्रिन कैविटी के अंदर जाके एंडोमेट्रियम में चिपक इम्प्लांटेशन होगा, फिर वहाँ से वो फीटस बनेगा। तो अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम फिर से डिजेनरेट होगा, जो फर्स्ट फेज जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो रहा है और मेंस्ट्रुएशन होगा और न्यू साइकिल बिगिंस। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।